चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार पहले आप शेयर कर दो प्लीज, क्योंकि आप आज से हम शुरू कर चुके हैं क्लास 12 वाले आर्ट्स के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको नाराज नहीं करना है इस बार भी। और इस बार भी अच्छे से अच्छे नंबर लिया कर दिखाना है बच्चे लोग को, और आप लोग को हेल्प करना है। इस तरह से समझ सकते हैं, हम जिस तरह हर साल साइंस में 10th में अच्छे से अच्छे हम बच्चे को लो से हाई करते हैं, उसी तरह से आप लोग को भी अब हेल्प पहुंचना शुरू हो चुका है। अभी हम शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेस चल रहा है, और ये शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल आपको डेली आर्ट्स के भी क्लासेस दी जाएगी। डेली आर्ट्स का क्लासेस चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, और डेली क्लासेस का टाइमिंग फिक्स की जाएगी। अभी फिक्स नहीं की गई है, ठीक है ना। ऐसे हम फिक्स कर देते हैं, सोच लेते हैं कि मेरा क्लासेस का टाइमिंग क्या है, सुबह में है, शाम में है। तो यह क्लासेस का टाइमिंग जो होगा आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए 6 बजे शाम को होगा। कितने बजे? 6 बजे शाम को। 6 बजे शाम को डेली क्लास चलेगा आर्ट्स वाले स्टूडेंटों का। क्लास शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इतिहास हिस्ट्री का अध्याय 1, जिसका नाम है यानी कि पार्ट 1 चैप्टर 1, जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है, और इस चैप्टर में पूरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। यह बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए एग्जाम क्वेश्चन चल रही है, और यह जो क्लासेस है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए चल रही है आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के लिए, और 100 में 100 की गारंटी दी जाएगी आपको, बस पढ़ना है धैर्यपूर्वक, ठीक है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग शेयर कर लीजिए अपने दोस्त मित्र फटाफट, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण का वर्णन करें। जैसे हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हो गई, जैसे कि आप देखोगे तो पहले की बहुत सारा चीजें थी, खत्म कैसे हो गई। बहुत सारा राजा थे, राजाओं का बाद खत्म हो गए धीरे धीरे। मुगल साम्राज्य था, बहुत सारा अपना अपना साम्राज्य बनाया, और एक साम्राज्य जाकर खत्म हो गई। तो उसी तरह से जो हड़प्पा सभ्यता था, तो उसका पतन कैसे हुआ, उसका मुख्य कारण क्या हुआ जो पतन हो चुका। और यह क्वेश्चन 2010, 2012, 2018, 2019 और 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। देखो, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बहुत सारे बताई जाती हैं, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन जो होता है वो नहीं है कि इससे हो गई होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म है कि भाई 5-6 अपना अपना लोग, बहुत सारे वैज्ञानिक अपना अपना विचार पेश करते हैं क्या क्या, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला है सिंधु क्षेत्र में आने वाले आग सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई होगी। देखो यहाँ पे हो गई होगी, कंफर्म नहीं हुआ होगा, नहीं हो गई होगी, ठीक है ना। फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप कृषि और पशुपालन में, क्या कृषि और पशुपालन में कठिनाई होने लगी होगी। मतलब कोई कहता है कि सिंधु क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता में आगे चलकर बारिश कम हुई होगी, ठीक है ना, वर्षा कम होने लगी होगी। अब जहां पे वर्षा ही नहीं होगा, तो वहां पे भाई पहले तो भाई मशीन थोड़ी था कि मशीन चला के एकदम फटाफट मशीन चला के पानी पटा लोगे, है। जहां पे पशु को पालना, सिंचाई करना, कृषि करना कठिनाई होने लगी होगी, तो वहां पे हड़प्पा सभ्यता को छोड़कर दूसरे जगह लोग बस गए होंगे, ठीक है। यह कुछ लोग को मानना है, ठीक है ना। और कुछ लोगों का यह भी कहना है, कुछ लोगों के अनुसार यहाँ भूकंप आई होगी, और यहाँ के लोगों और बस्ती समाप्त हो गई होगी, इसी वजह से वहां पे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ये कुछ लोगों का कहना है। कुछ दूसरे लोगों का यह भी कहना था कि यहाँ भीषण बाढ़ आ गई होगी। हो सकता है कि यहाँ पे बाढ़ आ गई होगी, और ऐसा बाढ़ आया होगा कि लगभग 5-6 साल तक वहां पे पानी जमा रह गया होगा। या हो सकता है साल 1.5 साल, लगभग 5 साल, 1.5 साल, 2 साल तक पानी वहीं पर जमा रह गया होगा, और इस वजह से वहां पे लोग फिर डबल नहीं गया होगा, और जहां वहां से भागकर दूसरी जगह लोग गए होंगे, वहीं पे अपना बस्ती बसा दिए होंगे, वहां पे भूल गए होंगे। ये भी हो सकता है। तो ये कहता है, कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि यहाँ पे भीषण बाढ़ आ गई होगी, और पानी जमा मतलब वहां पे रुक गया होगा, पानी जम गया होगा, इसके कारण दूसरे स्थान पर चले गए होंगे। ये कुछ दूसरे लोगों का कहना है। कुछ और लोग कहते हैं, एक विचारक ये भी कहते हैं कि सिंधु नदी के धारा बदल गई होगी, अब बदल गई होगी, और सभ्यता का क्षेत्र नदी से दूर हो गई होगी। ये भी हो सकता है कि पहले के लोग जो थे वो ज्यादातर नदियों के किनारे बसा करते थे, नदी के किनारे रहते थे,
ताकि बेसिकली होता क्या था नदी के किनारे रहने से, कि नदी के किनारे रहने से फायदा होता है मेरे प्यारे बच्चों। पहले के लोग को लिए पानी नदी से ही पीना पड़ता था, कुआं से पानी पीना पड़ता था। तो नदी के किनारे रहने से उनको मल मूत्र की सुविधा होती थी, खान पानी में सुविधा होती थी, कृषि करने में सुविधा होती थी, मतलब हर तरह की सुविधा उनको मिलती थी। और हो सकता है कि नदी का जो जो नदी देखोगे तो नदी का जो एक बहाव होता है करते करते दूसरे तरफ चला जाता है। तो हो सकता है कि एक विचारक ये भी कहते हैं कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का धारा बदल गई होगी और बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के लोग जहाँ पे बसते थे वहां का बदल गया होगा, वहां के लोग दूसरी तरफ चले गए होंगे, ये भी कहना है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण बहुत सारा दी जाती है और अपना अपना मत, अपना अपना सोच को, विचार को पेश किया गया है। क्या क्या है? सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई होगी जिससे कृषि और पशुपालन में दिक्कत हुई होगी, इसलिए इसका पतन हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे बाढ़ आ गई होगी और पानी जमा रह गया होगा जिससे लोग दूसरे स्थान पर चले होंगे। कुछ लोग का ये भी कहना है कि यहाँ पे भूकंप आ गया होगा जिससे ये सभ्यता खत्म हो गई हो। कुछ लोग का ये भी कहना है कि सिंधु नदी का धारा बदल गई होगी, ताकि बदल गई होगी जिससे उनको कृषि करने में या पशुपालन या जिंदगी जीने में कठिनाई होने लगी होगी, इस वजह से क्या हुआ, वो दूसरे तरफ चले गए होंगे। ये भी कारण बताई जाती है। तो कारण बहुत सारा हो सकता है लेकिन कंफर्म किसी का नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं कि यहाँ पे पुरातत्व से आप क्या समझते हैं या उत्खनन से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन 2015-2019 में पूछा था, और उत्खनन से आप क्या समझते हैं 2021 में पूछा था। दोनों का कहने का मतलब वही है, आंसर भी एक ही चीज लिखाएगा, बस कहने का तरीका अलग अलग है। उत्खनन क्या है या पुरातत्व क्या है, तो मैं पहले मोटे मोटे तौर पे समझाने के प्रयास करता हूं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो, उत्खनन या पुरातत्व की बात की जाती है तो पुरातत्व या उत्खनन की बात करते हैं। तो देखो, पुरातत्व क्या है? पुरातत्व मतलब पुराने तत्व। पुरातत्व मतलब पुराने तत्व। कोई चीज की पता कैसे लगाते हैं कि यहाँ पे कोई चीज है? जब हम जैसे कि हम जहां पे खड़े हैं, चाहे आप भी खड़े हैं, हो सकता है कि यहाँ पे कोई पहले के जमाना में कुछ न कुछ रहा हो। तो हो सकता है जब इसकी खुदाई हो, क्या किसी कारणवश खुदाई करवाना पड़े या मंदिर को या कुछ भी के लिए, से घर बनवा रहे, खुदाई चालू हो गया और एकाएक यहाँ से मंदिर प्रकट हो जाए। मंदिर प्रकट हो जाए। जब मंदिर प्रकट होगी तो कैसे होगा? जब मंदिर यहाँ पे हो सकता है शिवलिंग प्रकट हो जाए, तो यहाँ पे कुछ ऐसे राजा के खजाना मिलना शुरू हो जाए। उसी तरह से पूरा तत्व से जानकारी मिलती है कि इससे पहले यहाँ पे क्या था। तो पूरा तत्व क्या है? पृथ्वी को खोन करके कोई वैसे वस्तु प्राप्त करना, और या ऐसी मतलब नए नए वस्तुओं या पुराने जमाने की वस्तुओं को प्राप्त करके यहाँ पे आधुनिक युग में जानकारी देना ही पूरा तत्व कहलाता है। ऐसे पूरा डिफिनेशन बताते हैं। देखो, पूरा तत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्त में छिपी हुई, पृथ्वी के गर्त मतलब पृथ्वी के अंदर छिपी हुई यहाँ पे क्या है, सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन की ज्ञान देते हैं। जो अतीत मतलब जो पहले के जो लोग थे उनके बारे में जानना है तो पूरा तत्व की सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा तत्व के माध्यम से ही पता चलेगा कि अतीत के लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसा रहते थे, क्योंकि उनके पहनावा उनावा जितना है वो धरती में कहीं ना कहीं छिपा होगा, कहीं ना कहीं गर्त में पड़ा होगा, है कि नहीं? भूकंप से आया है चाहे कुछ भी कारण। तो ये कहता है पूरा तत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्त में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके अतीत के लोग के अतीत जो खुदाई करेंगे तो किसका मिले, क्या चीज मिलेगा? अतीत पहले के लोगों के समान नहीं मिलेगा, अतीत के लोगों के भौतिक जीवन की ज्ञान देता है। और अतीत के लोगों क्या क्या कहते थे, तो आज के आधुनिक युग को पता चलता है कि ये चीज हमारे पूर्वज करते थे, अतीत का ज्ञान देता है। किसी भी सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर किसी भी सभ्यता की बात की जाए तो आप बता, हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं, इसमें आपको पता है कि ये रियल है कि घटना है? बस एक अनुमान लगाई जाती है कि ऐसा हुआ होगा। किसके माध्यम से? तो पूरा तत्व के माध्यम से, क्योंकि जब खुदाई हुई तो वहां पे ऐसा सामग्री मिला जिससे हड़प्पा सभ्यता की ज्ञात हुई। मोहनजोदारो, हड़प्पा सभ्यता, इसे की यह रियल घटना है या नहीं है, आपने देखा नहीं है, ये पूरा तत्व बताता है। राम मंदिर का घटना इसी पर आधारित था, पूरा तत्व पे ही आधारित था। क्योंकि जब केस चल रहा था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आने की, तो सुप्रीम कोर्ट में जब चल रहा था
ठीक है, तो वहां पे बेसिकली क्या था, अ, यही चीज बताया गया कि पूरा तत्व जो जानकारी देगा, जब उसको खोना गया और खोने के बाद उसमें सामग्री जो मिला, जो वहां पे तत्व जो मिले, जो वहां पे समान वस्तुएं मिली, यह राम को दर्शाता था कि यह राम का ही है, क्योंकि जो बेसिकली राम को दर्शाता था, इसलिए राम मंदिर वहां पे बना। और जो हमारे मुस्लिम पक्ष थे उनके लिए अलग से जमीन दी गई, क्योंकि वहां पे नहीं था। ठीक है, तो ये उस पे ही आधारित था। सपोज प्रहार है, यहाँ पे धर्म की बात नहीं करना, हम लोग एक ही है, ठीक है ना। ठीक है, प्रहार है, समझा रहे। उसी तरह से हमारे क्या बोलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय भी, किताब में आग लगा दी गई, पूरे लाइब्रेरी जो था बहुत किताब में आग लगा दी गई, जिससे वहां के लोग एथी हो गए। यह बेसिकली पुरातत्व का ही जानकारी देता है। तो किसी भी इतिहास, किसी भी सभ्यता के इतिहास को अगर जानने में पुरातत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पुरातत्व से ये पता लगा सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर ही आधारित है, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा सभ्यता का भी जो ज्ञात है पुरातत्व पर ही आधारित है, ठीक है ना। उत्खनन से विभिन्न विभिन्न सभ्यता का प्राचीनता का पता लगता है, अच्छा पता चलता है। बात सही है कि यहाँ पे ये क्या हुआ होगा, बहुत सारा ऐसी सभ्यता है जो पता ही नहीं अभी तक, और धीरे धीरे पता लगेगा, ठीक है ना। प्राचीन का पता चलता है। और यहाँ पे पुरातात्विक वस्तु जितना भी गहराई में से प्राप्त होता है, वे उतना ही प्राचीन होता है। अब देखो, जैसे कि जितना गहरा पुरातत्व प्राप्त होगा उतना ही लोग कहता है कि पुराना होगा, क्योंकि धीरे धीरे मिट्टी भरता जाता है। ये इसके लिए पुरातत्व है। और क्वेश्चन पूछ सकता है उत्खनन क्या है या पुरातत्व क्या है, समझाइए। आराम से आप लिख सकते हैं, बस 3 से 4 लाइन में, और आराम से 2 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से बता दें, शिक्षा सेतु पर डेली शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलते हैं आपके लिए, क्लास 12 के आर्ट्स वाले के लिए मेरे प्यारे बच्चों, और सब सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। बस आपको धैर्य पूर्वक पढ़ना है। हरा आप क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा यहाँ पे विवाद सिंचाई की साधना का वर्णन करें। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई कैसे करते थे, इसके क्या क्या साधन हो सकते थे, चलिए बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता ने सिंचाई के लिए नहर, कुआं, जलाशय, नदी, बांध जैसे कई प्रकार की यहाँ पे प्रणालियों की इस्तेमाल किया था। मतलब हड़प्पा सभ्यता जैसे कि लोग थे, तो बहुत सारा सिंचाई के लिए, तो सिंचाई के लिए क्या क्या व्यवस्था हो सकता है, नहर के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई मतलब पानी पटाना, ठीक है ना। कुआं के माध्यम से, अब जलाशय के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, बांध के माध्यम से, और इस तरह से बहुत प्रकार की गतिविधियों और बहुत प्रकार की प्रणालियों का उपयोग करके हड़प्पा सभ्यता अपना सिंचाई करते थे। कैसे कैसे देखिए, नहर की सिंचाई की बात करें, नहर से कैसे सिंचाई करते थे, तो नदी और नालों के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर नहर बनाई गई थी। नहर बनाई गई थी, और नहर से छोटा छोटा पाइप, मतलब छोटा छोटा पतला पायथी लगाकर, बोमा लगाकर पानी गिरा करके सिंचाई की जाती थी। सबसे पहला ये हो सकता है। दूसरा है कुआं के माध्यम से। कुआं के माध्यम से कैसे, तो जमीन में गहरे कुएं खोदे जाते थे, और इसका इस्तेमाल जमीन से छोटे छोटे स्थानों में पानी देने के लिए किया जाता था। जैसे कि बड़े बड़े खेत है, खेत के बीच में कुआं खोद देता था लोग, और कुआं से पानी निकालता था लोग, और वहां पे पटाता था। ठीक है, बांध, बांध से कैसे हो सकता है, देखो पानी को प्रवाह के लिए नियंत्रित करने और उसके खेतों की ओर नियंत्रित यहाँ पे निर्देश करने के लिए, जैसे बांध, जैसे कब पानी बह रहा है, पानी इधर बह रहा है, मान लेते हैं पानी इधर बह रहा है, पानी इधर बह रहा है, और हमको पानी ले जाना है यहाँ पे, पानी यहाँ पे ले जाना है, तो बांध यहाँ पे बांध देंगे, और यहाँ से एक रास्ता बना देंगे, और यहाँ से बांध यहाँ पे बांध देंगे, और यहाँ पे रास्ता बना देंगे, तो यहाँ तक पानी नहीं आएगा, तो बांध नहीं हुआ। तो ये कहता है पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और उसके खेतों की ओर निर्देशित, मतलब घुमाने, निर्देशित करने के लिए बांधों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे वहां पे लोग सिंचाई करते थे। तो सिंचाई करने की व्यवस्था अलग अलग है, और अपने अपने तरीका है। ठीक है, आगे चलिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें, यहाँ पे आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलेगा, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, CR30 क्या है। CR30 का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं समाधि R37। समाधि R37 क्या है, चलो समझते हैं। तो हड़प्पा नगर क्षेत्र की दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी, तो उससे दक्षिण की तरफ, ठीक है ना, दक्षिण दिशा में एक सिंधु क्षेत्र के काल में एक कब्रिस्तान मिला, और उस कब्रिस्तान को हम लोग CR30 कहते हैं, सॉरी CR37 कहते हैं, यानी कि 37, CR37 कहते हैं।
इसको हम लोग समाधि R37 कहा जाता है, 37 का नाम दिया गया है। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता के काल में सिंधु सभ्यता के काल का एक क्या मिला, उसके काल का एक कब्रिस्तान मिला है जिसे हम लोग सिया-ठट्टी कहते हैं, यह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इतिवृत्ति क्या है। देखो, इतिवृत्ति एक ऐसी प्रणाली है जिससे हमको बहुत सारे ज्ञान मिलती है। क्या क्या, चलिए देखते हैं। देखो, इतिवृत्ति में किसी विषय के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। देखो, मैं वही बताया कि इतिवृत्ति से किसी भी विषय की विस्तृत, पूरा एकदम विस्तार से जानकारी दी जाती है। इतिवृत्ति का मकसद उस विषय के बारे में सिद्धांतों को बनाना और उसकी गहराई तक जाना है। इतिवृत्ति का मतलब है या उसका मकसद यह है कि उसके जिस बारे में जानकारी ले रहे उसके गहराई तक, उसके पूरे विस्तार तक, उसके पूरे एकदम विस्तार से लेकर और उसके गहराई तक जाकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। इतिवृत्ति एक वैज्ञानिक रचना है, और वैज्ञानिक रचना इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक लोग सर्च करते हैं तो गहराई तक जाकर सर्च करते हैं, तो इतिवृत्ति वैज्ञानिक रचना है। इतिवृत्ति में किसी व्यक्ति, घटना या स्थान का वर्णन होता है, और इतिवृत्ति के माध्यम से हम लोग किसी व्यक्ति या किसी घटना या किसी स्थान को जानकारी प्राप्त करते हैं और पूरे विस्तृत तरीके से जानकारी प्राप्त करती है, इतिवृत्ति है। तो इतिवृत्ति क्या है? इतिवृत्ति किसी विषय के विस्तृत जानकारी देता है। इतिवृत्ति का मकसद किसी विषय और सिद्धांत के बारे में गहराई से उसकी जानकारी प्राप्त करना है। इतिवृत्ति वैज्ञानिक रचना है। इतिवृत्ति से किसी मानव, किसी स्थान, किसी जगह या किसी घटना के बारे में जानकारी देता है। और ये सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? हड़प्पा लिपि, देखो जो लिखावट है, जैसे हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं, हिंदी लिखावट लिखे हैं, तो उस समय की लिखावट क्या थी, लेकिन हड़प्पा की जो लिखावट थी आज तक कोई पढ़ा नहीं है। हड़प्पा का जो लिखावट है वो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, ठीक है ना। वो क्या लिखा हुआ है आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, लेकिन फिगर जो बनाया गया है, चित्र बनाया गया, चित्र के माध्यम से पत्थर पे खुदाई कर करके बनाया गया है। जैसे आप लोग पत्थर को खोद खोद के देखना, आप लोहार लोग होते हैं, बढ़ई लोग, वो क्या करते हैं, लकड़ी में छोटी छोटी कारीगरी बनाते हैं, छोटी छोटी कारीगरी बनाते हैं, तो पत्थरों में छोटी छोटी डिजाइन बनाए गए हैं पिक्चर के माध्यम से, उससे थोड़ा सा अनुमान लगाता है, लेकिन आज तक पूरे पढ़ा नहीं गया है कि यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या हड़प्पा लिपि को रहस्यमय कहा गया है। रहस्यमय मतलब आज तक इसको पढ़ा ही नहीं गया, रहस्यमय है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, और इस प्रकार इसका रहस्य अभी तक बना हुआ है, और इस प्रकार इसका रहस्य अभी तक बना हुआ है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसकी विशेषता यह है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख लिपि है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख लिपि है। साथ में यह संकेत यहाँ पे अक्षरी लिपि है, इस संकेत द्वारा दर्शाया गया है। यह चित्रात्मक लिपि है। चित्रात्मक मतलब चित्र के माध्यम से बनाया गया लिपि है, और ज्यादातर इसमें चित्र का उपयोग किया गया है। इसमें जानवरों, मछलियों और इंसानों की आकृति की कई तरह की डिजाइन मिलती है, या डिजाइन शामिल है, यानी इसमें बहुत सारा जानवरों, मछली, मनुष्य की बहुत सारा डिजाइन, मूर्तियां बनाई गई है, जिससे लोग पता लगाते हैं, लेकिन कन्फर्म अभी तक पढ़ा नहीं गया कि किस लिपि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की क्या लिपि है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं, या सॉरी हड़प्पा लिपि के बारे में क्या जानते हैं, या हड़प्पा लिपि की विशेषता क्या है, तो बस ये डिफिनेशन चिपका देना है बेझिझक। अगले क्वेश्चन है मोहनजोदारो की विशाल नगर, यहाँ पे विशाल स्थान नगर का वर्णन करें। जो कि स्थान नगर जो करीब के करीब लगभग 14.5 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। देखो आपको मोहनजोदारो जो था, मोहनजोदारो के जो नगर था, स्थान नगर जो वहां के नगर जो था, उसका क्या क्या जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्थान नगर जो करीब लगभग 14.5 मीटर चौड़ाई और 7 मीटर लंबाई का था, ठीक है ना। इसका अधिकांश और यह गहराई जो था 2.4 मीटर गहरा था, ठीक है ना। इसकी अधिकतम गहराई 2.4 मीटर था। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की दिशा में सीढ़ी बनाई गई थी। पानी का रिसाव रोकने के लिए, पानी जैसे चूता, जैसे आप लोग छत पहले खपरौल घर होता था, करकट के घर, मड़ई के घर, तो पानी टप टप चूता था, तो पानी को रिसाव को रोकने के लिए
चिकनाई के मसाले और ईंटों के ऊपर डामर की परत भी चढ़ाई गई थी ताकि उस पर पानी न चुए। ठीक है, साथ में यहाँ पे एस्ता नगर के किनारे और फर्श के नीचे डामर की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी ताकि पानी उन्हीं न आए। ठीक है ना, साथ में एस्ता नगर की बात करें, यहाँ पे एशिया नगर के बगल में कमरे थे, एशिया नगर के बगल में कमरे थे, यहाँ कपड़े बदले जा सकते थे और वहां कपड़े बदलने के लिए कमरा दिया गया था। एशिया नगर, यहाँ पे एस्ता नगर के कोने से एक कोने से एक निकास निकलती थी या निकास तक जाती थी। याद रखना, एस्ता नगर के एक कोने से एक निकास नाली तक जाती थी, एक निकास नाली तक जाती थी। ये बेसिकली एस्ता नगर है। यहाँ पे मोहनजोदारो की नगर के बारे में जानिए, वो नगर का भवन क्या था, उस भवन में क्या क्या सुविधाएं थी, जो सुविधाओं को लिख दो 3-4। वह नगर का जो लंबाई चौड़ाई लिख दो, गहराई लिख दो, वो नगर में क्या क्या था, बस आराम से नगर में जो एशिया नगर का, यहाँ पे एस्ता नगर, यहाँ पे एशिया नगर करीब 14.5 मीटर लंबा और 7 पॉइंट चौड़ा था। एशिया नगर जो 2.4 मीटर गहरा था। इसके बाईं और मतलब इसके दक्षिण और उत्तर की दिशा में 2 सीढ़ी थी। आप आगे लिखोगे पानी के रिसाव को रोकने के लिए इस पर डामर का परत चढ़ाया गया था। इसके दीवारों पर डामर की मोटी परत चढ़ाई गई थी। ठीक है ना, साथ में आप लिख सकते हैं इसके बगल में एक कमरा था जहां पे कपड़े बदले जा सकते हैं। इस तरह से 3-4 पॉइंट लिख दीजिए हड़प्पा मोहनजोदारो के नगर अस्से के बारे में। ये क्वेश्चन 2019 और 2021 के 21 में पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, टोटल 7 क्वेश्चन थे जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर थे। इस चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर बच गया। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है जो मैं करा दूंगा, निश्चिंत रहे, फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार शेयर करना और शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना और शिक्षा सेतु का टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे आऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।